हाय देयर, दिस इज़ अभिजीत एंड वेलकम टू आवर चैनल जस्ट अ प्रॉब्लम। सो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी उसी प्लेलिस्ट के अंदर, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो बच्चों कल तक हमने बात करी थी, पूरा डायनामिक्स हमने ख़त्म किया था। डायनामिक्स के क्वेश्चंस मैंने आपको कल के वीडियो में सॉल्व करवाए थे, जो मेडिकल एंट्रेंस गैलरी में आए हुए हैं। हर स्टेट के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इवन नीट के क्वेश्चन, एम्स के क्वेश्चन, तो मैंने कल आपसे वो बात करी थी। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली मैं इस चैप्टर को कल तक कंप्लीट कर दूंगा। आधे से ज़्यादा आज करवा दूंगा, बचा हुआ कल करूंगा, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी ले लूँगा। तो आज हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमको कवर क्या क्या करना है। बच्चों सबसे पहले हम वर्क देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क देखेंगे, वही बेसिक चीज़ें जो चलती हैं। अब उसी के अंदर जो केसेस होते हैं वर्क के वो भी देखेंगे। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। ये टॉपिक हम थोड़ा सा अच्छे से देख के एनर्जी पढ़ेंगे। एनर्जी पढ़ने के बाद हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करना इसलिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। एक्चुअली मैं सोच रहा था आपको वर्क एनर्जी थ्योरम स्प्रिंग पढ़ाने के बाद बताऊं, बट स्प्रिंग में बाद में ऐड ऑन कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे क्या होती है, फिर एनर्जी ऑफ स्प्रिंग देखेंगे। बेसिकली स्प्रिंग को पूरा स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम फोर्स भी देखेंगे एंड एनर्जी भी देखेंगे, दोनों चीज़ देखेंगे इसके अंदर हम। और केसेस लेंगे हम स्प्रिंग के अलग अलग। और बच्चों आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस होता है जो आपने देखा होगा, E=mc², वो देखेंगे उसमें कैसा क्या सिग्निफिकेंस है उसका वो। फिर हम पावर की बात करेंगे, उसके बाद हम कोलिजन की बात करेंगे और हमारा फिर फाइनल टॉपिक हो जाएगा टाइप्स ऑफ कोलिजन, जिसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल केसेस की बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको डायनामिक्स के टाइम बताया था जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन करा करते थे तब। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ओवरव्यू लग गया होगा हम कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ आज का जो मेरा एम होगा वो वर्क खत्म करना, सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क खत्म करना, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस करना, एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग करना, और अगर हो सके तो आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी खत्म कर देंगे और पावर भी खत्म कर देंगे आज, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। देखो बच्चों, इसलिए सब मैं खत्म करवा दूंगा आज। उसके बाद कल हम सिर्फ कोलिजन पढ़ेंगे और कोलिजन पढ़ने के बाद फिर हम कल क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आज का पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वर्क से। अब वर्क क्या होता है, देखो सबसे पहले आप दो तीन टर्म्स जानो जो आपको ज़रूरी रहती हैं। ये वर्क होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों। ठीक है, अब वर्क होता क्या है? वर्क सिंपल सी चीज़ आपने बचपन में पढ़ी होगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहा हूँ, सॉरी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपने एक बेसिक सा पढ़ा होगा वर्क क्या होता है, बट अभी क्योंकि हमने वेक्टर्स वगैरह पढ़ लिया है तो मैं उसी में थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। जब भी मैं वर्क को लिखता हूँ बच्चों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो F.S की फॉर्म में मैं इसको लिखता हूँ। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये ऑब्वियसली दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा, तभी ये स्केलर क्वांटिटी निकालेगा। अब आपको इस चीज़ से एक चीज़ समझ आई होगी कि भाई वेक्टर तो अलग अलग तरीके से अलाइन हो सकते हैं। मान लो मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो मैं क्या बता सकता हूँ कि जो मेरे वर्क की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में निकल के आएगी वो क्या निकलेगी, F.S cos 0, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो cos 0 विल बी 1, तो यहाँ से मेरा वर्क इतना निकल के आ जाएगा। वैसे ही आपको पता है कि अगर मैं बात करूँ मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सिस में, तो ऑब्वियसली मैं उस केस में क्या कह सकता हूँ, मेरा जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F.S cos, कितना एंगल बना रहा है ये 180 यानी cos पाई, तो मेरा कितना आंसर निकल के आता है -F.S। वर्क की वैल्यू यहाँ नेगेटिव आ गई बच्चों। अगर मैं आपसे बात करूँ कि मेरा मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों यार 90 डिग्री पे है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा वर्क कितना हो गया, 0। 0 क्यों हुआ वो आपको पता चल गया होगा कि दोनों में 90 डिग्री एंगल है तो cos 90 ऑब्वियसली 0 होता है। तो हम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि वर्क को अगर 0 तुमको करना हो बच्चों, तो या तो देखो फोर्स को 0 कर दो, या फिर डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दो, या फिर दोनों को परपेंडिकुलर कर दो। तीन केसेस के अंदर हम कह सकते हैं कि जो हमारा वर्क आया है वो 0 आया है। ठीक है बच्चों, अब कभी भी अगर आपको वेक्टर के फॉर्म में दिया है, जैसे क्वेश्चंस में बेसिकली जैसा पूछा जाता है, आपको फोर्स का कोई वेक्टर दे देगा AI प्लस BJ प्लस CK, और आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 2 एग्जाम्पल दूंगा इसके अंदर बस, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। फोर्स ऐसा दे दिया और आपको या तो वेक्टर दे देगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट करा है, मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे देगा MI प्लस NJ प्लस के नहीं लेते इसको, P ले लेते हैं, PK,
ऐसा दे दिया, तो आपसे अगर वर्क पूछेगा बच्चों, आप क्या करोगे, सिंपल आपको पता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो AM प्लस BN प्लस CP आप कर दोगे सीधा सीधा। अब देखो बच्चों, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपको डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा ना देके आपको ऐसा बोल दे कि उस पॉइंट ने मैं कोई 2 पॉइंट रैंडमली ले लेता हूं, चलो P कॉमा Q से लेके यहां से लेके यहां से स्टार्ट करी जर्नी और किसी रैंडम पॉइंट L कॉमा M तक गया, ठीक है, और इतने फोर्स के साथ वो गया है यहाँ पे, तो इसका वर्क निकालना है तुमको। तो देखो वर्क ऐसे में क्या निकालेंगे बच्चों, मैंने तुमको पहले बताया था, ये जो पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ ऐसा, ये मैं अगर मैं एक्सिस सिस्टम पे बनाऊं तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर होता है। तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है बच्चों, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम्हारे लिए निकालना आसान है, ये R1 वेक्टर होगा, ये R2 वेक्टर होगा। बच्चों R1 वेक्टर तुम बता सकते हो PI कैप प्लस QJ कैप है, तुम R2 वेक्टर भी बता सकते हो बच्चों LI कैप प्लस MJ कैप। तो R वेक्टर जो होता है मेरा वो R2 माइनस R1 होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो यहां से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, वही फिर इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, वो हो जाएगा बच्चों। अब ये तो चलो पहला केस है। अब जो मैं तुमसे दूसरे केस की बात कर रहा हूं, ये एग्जाम्पल 1 और ये एग्जाम्पल 2, इनके अलावा नहीं आता कुछ भी। आपको क्या बोल देगा कि एक वेक्टर ने क्या किया, एक पोजीशन इनिशियल पोजीशन थी x1 y1, यहां से लेके x2 y2 तक की जर्नी कंप्लीट करी, वही जैसे मैंने ऊपर बताया। तो आप इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लोगे, ठीक है, बट वो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि 2 फोर्सेस गिवन है F1 और F2, ठीक है। मान लो ये दिया होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये दिया होगा 7i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। 2 फोर्सेस गिवन है आपको, और ये पोजीशन को भी मैं कोई डेफिनेट पोजीशन मान लेता हूँ, मान लो 1,2 से लेके ये फाइनली गया है 5,6 तक, ठीक है बच्चों। अब आपसे पूछ लेगा वर्क निकालो कितना है, वर्क नेट कितना आया होगा। तो देखो आपको सिंपल सी बात पता है, सबसे पहला आप काम क्या करोगे, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आपका आएगा वो कितना आएगा, 5 माइनस 1i यानी 4i कैप प्लस 6 माइनस 2 यानी 4j कैप। तो ये आपका आया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आपको F निकालना होगा बच्चों, आपको पता है क्योंकि 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो जो मेरा F नेट होगा वो क्या होगा, F1 प्लस F2। ये बात भी याद करो, मैंने आपको वेक्टर के अंदर बताया था कि कभी भी बच्चों अगर ऐसा F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F2 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F3 फोर्स लग रहा है, और कोई ऐसा F4 फोर्स लग रहा है, तो जो मेरा नेट फोर्स आता है, ये देखो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे यहाँ पे, जो मेरा नेट फोर्स आता है F नेट, उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ठीक है। आपको ये बात बताई थी मैंने, यहाँ मैं लिख देता हूँ। F नेट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। चलो ये बात भी आपको पता है, वेक्टर में बताई थी, ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ लिख देते हैं कॉन्सेप्ट। तो आपको सिंपली आपने F नेट वेक्टर निकाल लिया। अब F नेट निकालने का सबसे सिंपल सा क्या है, दोनों को I से I प्लस करो, 9i कैप, J से J ऐड करो यानी 0j कैप प्लस 10k कैप। आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, आपके पास फोर्स है, तो आपने वर्क निकाल लिया कितना, 9 4 36। I से I तो आ गया ना, वो 1 हो गया। J कैप का कंपोनेंट J के साथ आपने कर दिया, तो वो आ गया 0 प्लस, अब यहाँ K कैप नहीं है तो वही ऑब्वियसली 0k कैप लिखा होगा यहाँ पे, इसीलिए नहीं है, तो ये भी आ गया 0। तो ओवरऑल जो मेरा आया आंसर वो है 36। 36 क्या बच्चों, यूनिट है ये, जूल। अब यूनिट देखो जनरली आप लोगों को यार ऐसा ही सिस्टम में ही गिवन होती है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसा कुछ भी आएगा तो वर्क के अंदर आप ये काम कर दोगे। बट मान लो अगर आपसे CGS सिस्टम में पूछ लिया कि वर्क की यूनिट क्या होती है, तो घबराना नहीं है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे याद रखो 1 जूल की वैल्यू 10⁻7 अर्ग होता है ये CGS सिस्टम में। अच्छा फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो 1 न्यूटन 10⁵ डायन होता है, ये बात भी आपको पता होगी, तो ये बस मैंने अलग से लिखवा दिया, ये डायन है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये थी सिंपल तुम्हारे वर्क की बात, कि वर्क का तुमसे किस किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो तुम एक बड़ी मस्त सी बात बताता हूँ, यहाँ पे तुम एक एग्जाम्पल लो। जैसे जनरली तुमने देखा होगा कभी भी अगर हम बात करते हैं ना यार, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ मैं, ऑब्जर्वेशन देखो, जब भी अगर मैं तुमसे बात करूँ, मान लो यार एक स्ट्रिंग है, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ना ये, इसको हटाते हैं, यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ऐसा कोई स्ट्रिंग है, बॉब लटका हुआ है यहाँ पे, इसका एक ऐसा भी केस रहा होगा जब वो स्ट्रिंग कुछ इस तरह से रही होगी, वो बॉब होगा उसका। बच्चों एक बात का मेरे तुम अब आंसर करो, टेंशन इस तरफ काम करती है हमेशा, ये तुम्हें पता है। अगर मैं बात करूं ये इसका जो कर्वेचर होगा बच्चों, वो कुछ इस तरह से होगा कि नहीं होगा,
तुम बोलोगे हाँ भैया होगा कर्वेचर इसका ऐसा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं तुमसे कि इसका उस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की, तो तुमको ये बात पता है यार, वो इसके लिए मेरे को क्या करना होता है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से। तो इनकी बात करूँ तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है दोनों के बीच में। यहाँ पे भी अगर बात करूँ, तुम्हें पता ही है जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो इस तरह से होता है। तो बच्चों जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होगा मेरा। तो अब मैं कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, टेंशन इधर आई है, यानी फोर्स का वेक्टर उधर आ गया। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। हर पॉइंट पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब जो टेंशन वाला वर्क होता है ना, टेंशन वाला वर्क हमेशा जीरो होता है, या वर्क डन बाय ड्यू टू टेंशन वो हमेशा जीरो होगा। ये बात तुमको समझ आ रही होगी इवन, ठीक है। और यही अगर मैं बात करूँ ना तुमसे, यहाँ पे मैंने टेंशन की बात करी, तो चलो सेंट्रीपीटल या सेंट्रीफ्यूगल दोनों में से किसी भी फोर्स की बात कर लो, उसके कारण होने वाला वर्क भी बच्चों जीरो ही होता है। क्योंकि आप एक बात देखो, जिस डायरेक्शन में टी लग रहा है उसी डायरेक्शन में तो सेंट्रीपीटल फोर्स भी काम कर रहा होगा। और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। तो बच्चों सेंट्रीपीटल लो चाहे सेंट्रीफ्यूगल लो, बट डायरेक्शन का अंतर है, बट बना तो 90 डिग्री एंगल रहा है ना। यानी सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपीटल फोर्स के कारण भी जो वर्क डन होगा वो भी जीरो होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं ये आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। अब बच्चों डायमेंशन वगैरह तो आप निकाल लोगे, तो ईजी सी चीज होती है, आपने पढ़ाई होगा ये। अब आता है जो मेरा मेन टॉपिक, अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो कॉन्जर्वेटिव और नॉन कॉन्जर्वेटिव से स्टार्ट करता हूँ। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी देंगे, उसके बाद मैं आपसे मैकेनिकल एनर्जी की बात करूंगा, ठीक है। देखो लिखते हैं यहाँ से कॉन्जर्वेटिव एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव। हेडिंग की राइटिंग में थोड़ा ऐसे ही लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ कंप्लीट करवाना है आज। देखो बच्चों, आपने जनरली ऑब्जर्व करा है कभी कभी कुछ कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो पोटेंशियल एनर्जी, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी। इवन ये तो रिवीजन कोर्स है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा बहुत आपको अभी पता होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेता हूँ, एक तरफ मैं बात करता हूँ आपसे फ्रिक्शन की, ठीक है। आप एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब, मैंने ये मेरा ज़मीन है यहाँ पे रखी हुई है, ज़मीन रखी क्या है मतलब, ज़मीन तो ऐसी होती है, चलो मैं ऐसा पूरा लंबी सी ज़मीन ले रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, उसको मैं कुछ हाइट पे ले गया, कितनी हाइट पे ले गया यहाँ से वो मैं बना देता हूँ, कुछ हाइट रही होगी h। तो बच्चों आपको एक बहुत सिंपल सी बात पता है कि h हाइट पे अगर मैं ले गया हूँ, अब मैं आपसे अगर बात करूँ ना, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। अगर मैं बोलूँ मैं इसको ऐसे घुमा फिरा के ले गया, मतलब ऐसे कर्व मोशन में ले गया यहाँ तक, या मैं आपसे कहूँ कि पहले मैं इसको इस तरह से ले गया, फिर इसको ऐसे घुमाया मैंने ऐसे, फिर मैं इसको फाइनली यहाँ तक ले गया, तो चाहे मैं इसको ऐसे ले, चाहे मैं इसको मैं कहूँ तुमसे कि बच्चों मैं इसको सीधा सीधा उठा के ले गया, देख रहे हो, इसको सीधा सीधा उठा के ऐसे ले गया, मैं तीनों में से तुमसे कोई भी बात करूं, तुमको पता है कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आती है बच्चों वो mgh आती है कि नहीं आती है। तुम्हें बात पता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो mgh का चेंज आएगा। तो अब ये तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, देखो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, जो भी क्वांटिटी पाथ पे डिपेंड नहीं करती उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जर्वेटिव। ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये बस इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन बी पे डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कॉन्जर्वेटिव है, तो इसका क्या मीनिंग है, नॉट पाथ, मतलब नॉट पाथ डिपेंडेंट क्या होता है यार, पाथ इंडिपेंडेंट लिख देते हैं यहाँ पे, पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है बच्चों, ये इजी है। वही फ्रिक्शन की अगर मैं तुमसे बात करूं, अब आप खुद मेरे को एक बात बताओ यार, ऑब्जर्व करके बताओ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ऐसा बना दिया अच्छा सा, ये ऐसा कुछ सरफेस है, फिर ये यहाँ पे कर्व लिया और इस तरह से आगे जाके ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों, इसमें जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना वो है म्यू। अब आप एक बात बताओ, ये अगर ऑब्जेक्ट इस वाले रास्ते से जाएगा, ऊपर जाएगा, गया 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 ऐसे करके गया और यहाँ तक चला गया, तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि इसमें कितना वर्क इसने करा होगा। आपको एक सिंपल सी बात पता है बच्चों कि फ्रिक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली इस पे काम करेगा, और ये कॉन्टिन्यूसली ऐसा डिस्प्लेसमेंट करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है। तो क्या मेरे को आप सिंपल सी ये बात कह सकते हो कि यार फ्रिक्शन का जो वर्क आएगा वो एक्चुअली पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं यहाँ से लेके इसको यहाँ तक ले गया कि नहीं ले गया, चलो इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं ए,
फाइनल पॉइंट ले लेते हैं बी, ठीक है बच्चों, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक इस पाथ से ले गया। मान लो मेरे पास एक पाथ ऐसा होता जिसमें मैं इसको सीधा सीधा उठा के यहाँ से यहाँ तक ले जाता, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, सीधा सीधा उठा के यहाँ से यहाँ तक ले जाता। अगर कोई स्लाइड होती तो यहाँ पे जो मेरा फ्रिक्शन काम करता बच्चों, वो मेरा जो भी काम करता, तो यहाँ पे पाथ तो कुछ और है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ और हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण वर्क कुछ और हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। तो क्योंकि फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड कर रहा है इसलिए ये नॉन कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब है ये पाथ डिपेंडेंट है। आई होप तुमको ये चीज समझ आई होगी कि कॉन्जर्वेटिव और नॉन कॉन्जर्वेटिव क्वांटिटी कहते किसको है बच्चों, ठीक है। चलो ये तो मैंने तुमसे अभी इंट्रोडक्शन दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, जैसे तुमसे वर्क पूछेगा, कैलकुलेट करवाएगा तुमसे, तो यार तुमसे क्या बोल देगा ना, एक मान लो फोर्स दे देगा तुमको। फोर्स में लेट से क्या एक एग्जांपल लूँ, कोई भी यार वेरिएबल दिया होगा यार, जनरली मेरा कहने का मीनिंग यही है, तुम्हें वेरिएबल फॉर्म में दिया होगा। मान लो 2x आई कैप या ऐसा दिया हुआ है, 2x आई कैप छोड़ो, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ऐसा फोर्स दिया हुआ है तुमको। और तुमसे मतलब ऑब्वियसली फोर्स फंक्शन दिया x का, तुमसे बोल रहा है कि मुझे वर्क निकाल के दो। वर्क निकाल के दो कहाँ से कहाँ तक का, तो देखो इसमें बोला है कि फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 3 तक का निकालो, यानी यहाँ से यहाँ तक का। इसका क्या मतलब है, अब आप एक बात बताओ मुझको, ये बॉडी पे कुछ फोर्स लगा, बॉडी मूव करी होगी फोर्स के कारण, तो वो बोल रहा है जब उस बॉडी की पोजीशन 1 रही होगी, x इज इक्वल टू 1, वहाँ से लेके x इज इक्वल टू 3 तक का वर्क निकालो। बच्चों आपको पता है वर्क क्या होता है, एफ डॉट एस होता है वेक्टर की फॉर्म में, बट जब मैं ऐसे केसेस की बात करता हूँ तो एफ डॉट डी एक्स होता है बच्चों मेरा वर्क, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मैं हर तरीके की चीज़ बताता हूँ आपको, इसलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। तो वर्क अगर मैं आपसे बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, पूरा इंटीग्रेशन कर दो dx, और कहाँ से कहाँ तक गया है बच्चों, कहाँ से गया है, x की वैल्यू 1 से लेके 3 तक गई है, तो आप इसका सिंपली इंटीग्रेशन कर दोगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो 2x क्यूब बाई 3 प्लस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 7x, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 3 तक। आप सिंपली इसके अंदर वैल्यू डाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आया, 2/3 27 माइनस 1 प्लस 5/2 9 माइनस 1 प्लस 7 3 माइनस 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो जूल में आ जाएगा। जूल में इसलिए आएगा क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन में दिया है ये मैंने आपको न्यूटन में दिया है, ठीक है बच्चों, और ये ऑब्वियसली मीटर्स में है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, इवन आता ही है यार, इस तरीके के क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन और ये सब आप कर लोगे, ठीक है। अब क्योंकि मैं वर्क की बात कर ही रहा हूं तो मैं आपको ग्राफ भी यहाँ पे बता देता हूँ। देखो अगले टॉपिक पे, देखो बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी मैंने आपसे एक बात बताई, जब भी फोर्स कभी भी x का फंक्शन गिवन होगा, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लो फोर्स गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, एक क्वेश्चन गिवन है। तो ये आप देख पा रहे हो कि जो फोर्स है बच्चों वो f का ही मतलब x का फंक्शन है एक, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ऐसे केसेस में आप वर्क कैसे निकालते हो बच्चों, f डॉट डी एक्स करके इंटीग्रेशन कर देते हो। याद करो मैंने आपसे मोशन में बताया था ये बात कि जब भी हम इन दो चीज़ों का इंटीग्रेशन करते हैं ना बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है, या डेफिनेट नहीं इंडेफिनेट भी करें, किसी भी तरीके का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग सिंपल सा ये होता है कि हम इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है। मान लो ऐसा कुछ ग्राफ गिवन होगा, ऑब्वियसली क्वेश्चन में ऐसा दे देगा। अब ये किसके वर्सेस किसके ग्राफ बनेगा, आपको समझ आ रहा है, ये होगा f और ये होगा x, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा, ठीक है बच्चों। अब अगर कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ है, यहाँ से मान लो ऐसा स्टार्ट हुआ और ये कुछ इस तरह से गया, फिर कुछ इस तरह से आया, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कुछ इस तरह से आया और नीचे आ गया, अब ऐसा ग्राफ है। तो आपको सिंपली क्या करना है, मैंने जो आपको चीज़ बताई थी वही चीज़ होगी। ऊपर वाले का एरिया निकाल लो पहले अलग, नीचे वाले का एरिया निकाल लो अलग। मान लो ऊपर वाले का एरिया आया है A1, ठीक है, नीचे वाले का एरिया है A2, तो आपको कुछ नहीं करना, वर्क नेट की अगर आपको वैल्यू बतानी है तो A1 माइनस A2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये तो सिंपल सी आपकी ग्राफ की बात थी। अब ये चीज़ आपको समझ आ भी रही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो चीज़ मैंने बना रखी है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7,
हालांकि मैं आपको इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा कि ये किस तरीके का ग्राफ बनेगा, बट मैं अभी वैसे बताऊं तो पैराबोलिक बनेगा ये, ठीक है बच्चों, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। तो पैराबोलिक ग्राफ का एरिया निकालना, इसका देखो ये तो स्ट्रेट लाइन का है, तो सिंपल आप इसका बता सकते हो कि ये पूरा एक ट्रपीजियम बन रहा है, ट्रपीजियम भी नहीं है अगर करना तो ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है और ये एक पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है, फिर नीचे ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका आप एरिया इजीली निकाल सकते हो। बट आप एक मेरे को बात का आंसर करो, अगर मैं आपसे कभी भी बात करूं कि ग्राफ मेरा बच्चों इस तरह से बना हुआ है, ये मैं ले लेता हूं कोई भी एक्स और वाई एक्सेस ले लेता हूं, चलो इस बार कोई अलग से केस नहीं ले रहे हैं। अब मैं अगर आपसे इसमें बात करूं कि बच्चों मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से है, ऐसा, अगर मैं आपसे इसका पूछूं कि मेरे को इसका एरिया निकाल के बताओ, तो क्या आप इसका एरिया मेरे को आसानी से निकाल के दे पाओगे जैसे आपने इसका निकाला? नहीं। इसी का एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, कहां से कहां तक, एक पॉइंट रहा होगा ये पॉइंट 0, तो 0 से लेके हमने ए पॉइंट तक इंटीग्रेशन कर दिया इसका, ठीक है बच्चों, यहीं पे ये चीज हमने करी है। फोर्स जो होगा उसका कर्वेचर वो कुछ इस तरह से होगा, उसका हमने एरिया निकालने के लिए ही हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन का मतलब एरिया क्यों होता है, ठीक है बच्चों। ये थी हमारी बात वर्क की ग्राफ की फॉर्म में निकालने की। अब हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले ये आपके मन में आता होगा, तो आपने बचपन में वो डेफिनेशन रटी होगी, मैंने भी रटी थी, एबिलिटी टू डू वर्क, वही सिंपल सी डेफिनेशन होती है। अब आपको मेन चीज इसमें क्या देखनी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट भी जूल होती है, और अगर सीजीएस के फॉर्म में बात करूं तो इसकी यूनिट अर्ग होती है, ठीक है। तो ये तो आपको बेसिक सी बात पता है, आपको पता है एनर्जी क्या होती है, बट इसका जो आपको एनर्जी का यूनिट वगैरह होता है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में यार आपको ना जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर देगा, तो सिंपल सी बात बताऊं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जनरली जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ये चीज इसी फॉर्म में देगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही फॉर्म में, ठीक है बच्चों। और अगर मैं आपसे बात करूं यार कैलोरी की, तो जो 1 कैलोरी, ऑब्वियसली कैलोरी भी इसकी एनर्जी है, तो 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है। ये भी अगर आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। कभी कभी नीट में मैंने 2 से 3 क्वेश्चन देखे हैं ऐसे प्रीवियस ईयर में भी जिसमें कैलोरी की फॉर्म में गिवन था, ठीक है बच्चों। तो आपको ये सब छोटी छोटी सी चीजें ध्यान में रखनी है, इनको भूलना नहीं है। मैं अगर आपको बता ही चुका हूँ 1 जूल में 10⁻7, तो चलो ये सब कर दी हमने यूनिट्स की बात, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ कि एनर्जी में क्या क्या एनर्जी हमको पढ़नी है बच्चों। तो आपने टॉपिक ऑब्वियसली आपने पहले पढ़ा भी होगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फिर होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। चलो अब देखो काइनेटिक वही किताब की डेफिनेशन होती है, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन जो होती है वो काइनेटिक होती है, बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन जो होती है वो पोटेंशियल होती है। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वर्च्यू ऑफ पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल, यहाँ पे वर्च्यू ऑफ मोशन के कारण जो एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है, हाफ mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है कि वो mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी में आपको अभी ग्रेविटेशन के अंदर भी बताऊंगा कि mgh आता है तो कैसे आता है, ठीक है बच्चों। तो ये थी बात सिंपल सी। अब एक आता है टॉपिक मेरा, आपको पता है जो मोमेंटम होता है बच्चों उसको मैं mv कहता हूँ, ठीक है। बट काइनेटिक एनर्जी जो मेरी होती है वो हाफ mv² होती है। अच्छा अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, मैं आपसे बात ये कहना चाहता हूं कि मैं दोनों तरफ बच्चों मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैंने दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब मेरा क्या बन गया, इधर मास इंटू काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv का होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। और ये जो mv का होल स्क्वायर है मैं इसी को p कह सकता हूं। आप बोलोगे हाँ आप कह सकते हो भैया, तो p² / 2 इक्वल्स mk। इसका मतलब जो मेरा कंक्लूजन निकल के आ रहा है, जो मोमेंटम की वैल्यू होती है बच्चों वो 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये रिलेशन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, आपको दे देगा क्वेश्चन के अंदर कि 2 बॉडीज हैं जिनमें मास उनका बराबर है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स हो गई तो उसका मोमेंटम में कितना टाइम्स हो जाएगा। तो आपको ये छोटी छोटी सी चीजें पूछ लेगा जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चों। और इसी को यार आप अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, वो हाफ mv² वगैरह लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये रिलेशन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखोगे ठीक है, बट सामने सामने निकाल लोगे तो भी काम हो जाएगा। ऐसा मैं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कह रहा कि आपको याद करना ही करना है। जो लोग याद कर लेते हैं, मेमोराइजिंग पावर जिनकी अच्छी है तो वो कर लें, अच्छी बात है, समय बचेगा। अब देखो बच्चों,
अब आता है मेरा आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसके बिना मेरे को नहीं लगता कि क्वेश्चन अच्छे अच्छे आप कर पाएंगे, तो आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखनी है। देखो आप, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? सिंपल सी चीज़ है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। क्या बोला मैंने? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों इसको 10 बार बोल बोल के याद कर लेना अगर नहीं याद किया हो तो। सिंपल सा कह रहा हूं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप देख रहे हो ये चीज दिखने में जितनी छोटी लग रही है ना, मेरी बात का यकीन मानो, इससे इतने सही सही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ना, आपको खुद में देख के लगेगा यार क्या मजा आ गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप सिंपली क्वेश्चंस के अंदर लिख दोगे, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। ऑब्वियसली किसी पॉइंट से जर्नी स्टार्ट होगी, किसी पॉइंट पे एंड करेगी, तो यहाँ की और यहाँ की आपको काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, तो आप वो लिख लोगे। और वर्क डन बाय जितने भी फोर्सेज हैं तो वो यहाँ पे आपको लिखना है लेफ्ट साइड के अंदर। अब इसका यूज कैसे होगा ये चीज मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मतलब सब बताऊंगा। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस के अंदर बच्चों हमारे क्या क्या फोर्सेस आते हैं ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला तो क्या फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये आपको पता ही है, तो हमेशा हर बॉडी पे काम करता है। अगर हम एक किसी अर्थ वगैरह या किसी प्लेनेट की बात कर रहे हैं जहाँ पे ग्रेविटी है, हाँ स्पेस के अंदर नहीं होगा ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटी नहीं होगी स्पेस के अंदर। तो जब हम आप पढ़ाएंगे आपको अभी ग्रेविटेशन, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकलता है वहाँ पे, और वहाँ पे जो ग्रेविटी नहीं होती वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है तो कैसे वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाता है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा छोटी छोटी। फिलहाल यहाँ की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो भी वर्क डन होगा वो हम देखेंगे। दूसरा जो मेरा फोर्स निकल के आएगा बच्चों, आपको एक बात पता है, मैं यहाँ पे टेंशन वगैरह नहीं लिखूंगा यार, क्योंकि आपको पता है टेंशन वगैरह के कारण जो भी वो आता है वर्क डन, वो तो मेरा यार जीरो ही होता है, तो वो चीज़ लिखने की नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ पे एक दूसरी टर्म आएगी स्प्रिंग फोर्स। बच्चों ये दोनों हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं जितना ज़्यादा इसको मार्क लगाऊं उतना ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये दोनों ध्यान रखना है, क्वेश्चन इन्हीं दोनों के बेसिस पे आए हैं नीट में, भर भर के आए हैं क्वेश्चन, और यही पूछेगा भी आपसे, इसके अलावा कुछ पूछेगा भी नहीं वो आपसे, ठीक है। बाकी यार और भी जो एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस होगा रेजिस्टेंस फोर्स, अब इसके अंदर वो फ्रिक्शन वगैरह जितने भी तरीके के अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं वो सब निकाल लेना। अब तो जनरली ये 3 तरीके के फोर्सेस के कारण वर्क डन होता है। अब आगे प्रोसीड करते हैं, आगे हम बात करते हैं अपने इसके अंदर की एप्लीकेशन क्या है, इसका कैसे यूज करना है हमको। देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन की बात करता हूँ, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक बॉडी है, मान लो उसका मास 4 kg है, ठीक है। इनिशियली वो बॉडी रेस्ट पे थी, या नहीं एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन बनाते हैं। इनिशियली उसमें हमने 16 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ठीक है। तो मैं आपसे इसके अंदर पूछ रहा हूं कि एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी आप निकाल के बताओ कितनी होगी, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ आ रहा है कि अगर फोर्स इतना लग रहा है 16, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है ma। अब आपको m गिवन है 4, तो आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों। अब एक्सेलरेशन आपका निकल गया है, आपको पता है कि अच्छा ये एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में यार, ये इनिशियल वेलोसिटीज की 0 है, मैंने आपको शायद बता भी दिया होगा अभी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है वो। तो बच्चों अब एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 गिवन है, टाइम आपको पूछा गिवन है 10 सेकेंड, आपको अब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो v इज इक्वल टू 4 इंटू 10 यानी कितना आया 40 मीटर पर सेकेंड, यानी जर्नी के एंड में 40 मीटर पर सेकेंड आई वेलोसिटी, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आएगी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 3200 जूल मेरा आंसर निकल के आ गया। ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था आपका जो आपको समझ आ गया होगा। अब देखो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन, अ शॉट ट्रेवलिंग एट रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एक शॉट इस रेट पे ट्रेवल कर रहा है, इज जस्ट एबल टू पियर्स अ प्लैंक ऑफ 4 मीटर थिक। देखो ऐसा एक प्लैंक है, ये जो एक शॉट आ रहा है यहाँ से कुछ वेलोसिटी से आ रहा है, वो यहाँ पे गिवन है, वो अंदर घुसा और उसने इसको छेद कर दिया, और
बिल्कुल इस पर्टिकुलर पॉइंट तक उसने छेद किया है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस इसने कवर किया वो 4 सेंटीमीटर कवर किया है बच्चों, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, व्हाट वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड टू पियर्स अ प्लैंक ऑफ 9 सेंटीमीटर थिकनेस। 4 सेंटीमीटर थिक प्लैंक को ये छेद कर पा रहा है बिल्कुल एंड तक। तो अब जब इतनी वेलोसिटी है, तो आपसे सिंपल क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी वेलोसिटी उसे चाहिए होगी कि वो 9 सेंटीमीटर तक उसे छेद कर सके। अब आप मेरी एक बात का बच्चों आंसर करो, सिंपल आपको बात पता है जो इसके मैंने आपको क्या चीज बोली थी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज चेन नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे हम। जब भी देखो बच्चों हमें नहीं समझ आएगा हमें क्वेश्चन कैसे करना है, तो हम हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। मेरी बात का यकीन मानना, मैकेनिक्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं जहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने पे भी वो सॉल्व ना हो। जनरली क्लासिकल मैकेनिक्स में हम हर तरीके के क्वेश्चन के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। मैंने बोला लगा सकते हैं, लगाते क्यों नहीं है, कभी कभी वो टफ हो जाता है। बस इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज। अब बच्चों को किस किस तरह के फोर्सेज लग रहे हैं इस पे, सबसे पहले बोलोगे कि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। चलो मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स। बच्चों जो इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो नीचे यहाँ पे लग रहा है mg, बट इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस एक्स एक्सिस में। तो क्या ग्रेविटेशन फोर्स के कारण कुछ वर्क डन हुआ? नहीं। तो ग्रेविटेशन के कारण 0। अब स्प्रिंग, क्या यहाँ कहीं स्प्रिंग लगी है? नहीं लगी। अब कोई रजिस्टिंग फोर्स, तो हाँ ऑब्वियसली ये रजिस्ट कर रहा है इसको, तो रजिस्टिंग फोर्स के कारण कुछ वर्क डन होगा, तो मैं उसको WR लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है बच्चों, WR रजिस्टिंग फोर्स के कारण। मैंने आपसे क्या बोला, ये होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv², फाइनल कितनी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई ना, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv0 का स्क्वायर मतलब माइनस हाफ m कितना है इसका, इसका कुछ मास गिवन होगा तो उसको मैं m लिख देता हूँ इंटू v² यानी 100 का स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि मैंने इसका यूज कैसे करा है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करूं रजिस्टिंग फोर्स की, तो बच्चों जो रजिस्टिंग फोर्स है ये यार यहाँ पे आप बात करोगे तो काइंड ऑफ फ्रिक्शन जैसा ही तो फोर्स होगा जो नेगेटिव काम करेगा। करेगा कि नहीं, आप मेरे को एक बात बताओ। ऑब्वियसली करेगा। जो फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, बट जो बॉडी मेरी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का वो तो आगे के डायरेक्शन में हो रहा है। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क क्या होता है? नेगेटिव। यानी जो वर्क होगा मेरा वो माइनस का फोर्स, और वो फोर्स कौन सा होगा? कुछ रेजिस्टिंग फोर्स होगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना करा? 4 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट करा, यानी 0.04 मीटर, ऑब्वियसली इतना लेंगे, इज इक्वल टू माइनस हाफ m 100²। आई होप आपको ये छोटी सी चीज एक समझ आई होगी जो मैंने इसके अंदर करा है। इसमें कुछ भी हाई फाई चीज नहीं है। अब अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, दूसरे केस में मैं ऐसा कह रहा हूं कि मैंने इसको कुछ, अब इनिशियली कुछ वेलोसिटी भी दिया होगा कि इसने 9 सेंटीमीटर छेद करके यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो वापस से अगर मैं आपसे बात करूं तो वो देखो फोर्स तो उतनी लगेगी ना, तो माइनस का जो FR लगेगा यहाँ पे, और कितना डिस्टेंस इस पर ट्रेवल करा? 0.09 इतना करा इसने, इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी 0 है, इनिशियल कितनी है? माइनस हाफ mv²। ये आपको दिख रहा है। तो आप बच्चों मेरे को एक सिंपल सी बात का आंसर दो। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। भैया आपके पास 2 इक्वेशन है, आप इनको सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आप बोलोगे हाँ भैया कर लेंगे, तो आता है। यानी जो मेरा v की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो आएगी 3/2 इंटू v1, जो मतलब इनिशियली गिवन है मेरा। तो कितना निकल के आ गया मेरा? 3/2 इंटू 100 यानी 150 मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली नीट में आता है, ऐसा क्वेश्चन, ये एम्स वगैरह का ही क्वेश्चन है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही यहाँ पे करवा रहा हूँ, और यही क्वेश्चंस यार पूछेगा आगे भी, इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछेगा। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, ग्रेविटी की वजह से कुछ काम नहीं हुआ, स्प्रिंग थी नहीं तो कुछ हुआ नहीं, रेजिस्टिंग फोर्स थी इसके कारण यहाँ पे काम हुआ। तो आपको छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। आप कोई भी क्वेश्चन, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको कर लोगे यार, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, देखो थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। मैंने बोला यहाँ पे आज क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बट मैं करवा रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन चलता है इतना। तो AFMC का क्वेश्चन है, AFMC 1997 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन बड़ा अच्छा है यार। इफ अ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीजेस बाय 20%, लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 20%,
ठीक है। सो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी? काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय कितना? आपसे देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप यार बहुत गंदा लिख दिया यार, ये मैंने बहुत गंदी राइटिंग लिखी है, साफ लिखता हूँ। काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय कितना परसेंट? अब आप देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताई थी एक चीज, जो P होता है मेरा वो √2mk होता है कि नहीं होता? इनिशियल मोमेंटम यहाँ ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, इनिशियल लिखना और फाइनल लिखना, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, इनिशियल मोमेंटम अगर P था तो फाइनल कितना हो गया? 20% बढ़ गया ना, यानी P प्लस 20% ऑफ P यानी 1 + 2P हो गया फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को K ले लो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को बच्चों K' ले लो। अब मेरी एक बात का तुम आंसर दो, जो काइनेटिक एनर्जी मेरी आएगी निकल के वो कितनी आएगी? P²/2m। बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो मेरी इनिशियल थी अगर वो K थी तो फाइनल कितनी हो जाएगी? P की वैल्यू क्या हुई? 1.2, तो ऑब्वियसली 1.2 का स्क्वायर P²/2m, और P²/2m की वैल्यू ऊपर से तुम्हें देखने में दिख रहा है कि K है इसकी वैल्यू, तो मैं K' की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? 1.44 इंटू K। ये भी तुमको समझ आ गया, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख दूँ, ये 1.44 K दिया हुआ है। अब बच्चों को इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा? आपको सबसे पहले यही चीज पकड़नी है कि इंक्रीज क्या होता है। फाइनल इतनी है, इनिशियल इतनी थी, तो इंक्रीज कितनी हुई? 1.44 - 1 की इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल कितनी थी? K × 100। हमेशा याद रखना परसेंट इंक्रीज ऐसे ही निकाला जाता है। परसेंट इंक्रीज मतलब चेंज, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100, ठीक है। तो कितना आया? K से K कट गया, 44% के करीब आंसर आएगा। तो जो मेरा चेंज आया है काइनेटिक एनर्जी में वो मेरी 44% काइनेटिक एनर्जी मेरी बढ़ गई है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैं ऐसा मान रहा हूँ। तो ये थी हमारी बात बेसिक अप्रोच की कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है और काइनेटिक वगैरह का मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया बच्चों। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि होगा पोटेंशियल एनर्जी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी अगला टॉपिक। अब आपको मैं एक बार बता देता हूँ, हालांकि मैं बता चुका हूँ बट फिर से वही चीज़ होगी। अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों ग्राउंड से 0 डिस्टेंस पे, तो इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ऑब्वियसली 0। मैं देखो ये जो 0 बोल रहा हूँ ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। देखो बच्चों, दुनिया में ना एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। ये बात को मैं तुम्हें बता दूं, हम हमेशा रेफरेंस में बात करते हैं, ठीक है। हम हमेशा रेफरेंस की बात करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि ग्राउंड में पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो मेरी सिंपल सी कहने की बात यह, जब एक ऑब्जेक्ट इतनी हाइट पे आ जाए, इस हाइट को मैं ऐसा बोल देता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट है h। अभी इस पर्टिकुलर हाइट पर जब ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने तुमको बताया था जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों मेरी वो पोजीशन के कारण होती है। और इसी एनर्जी को जो मैं कहता हूँ ना, ये ग्रेविटेशन वाला वर्क होता है, ग्रेविटेशन वाला वर्क होता है ये, ठीक है। जो ग्रेविटी काम करती है किसी बॉडी पे वो हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं इसके रिगार्डिंग एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, आपको तब समझ आएगा। उसके बाद मैं आपको मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है ये भी बता दूंगा। देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, एक सिंपल क्वेश्चन है। एक बच्ची थी, वो झूले में बैठी थी यहाँ पे पॉइंट बी पे, उसे किसी ने धक्का दिया तो वो उसका झूला ऊपर चला गया और एक पर्टिकुलर पॉइंट ए तक वो बच्ची पहुंच गई। और वो जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसके अंदर क्वेश्चन में गिवन है कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है वो झूला वर्टिकल से, और एल लेंथ है उसके झूले के, जो स्विंग है उसके लेंथ एल है। तो तुमसे सिंपल पूछा है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आया होगा। ऑब्वियसली एक चीज़ तो तुम बोलोगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ये तो तुम बता दोगे कि पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी गेन होती है। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं तुमसे पूछूं तो कितना होगा बच्चों? सबसे पहले तुम्हें पता है कि इस पॉइंट पे थी, ये अगर रेफरेंस पॉइंट मान लो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर मेरी 0 है, ऑब्वियसली ग्राउंड पॉइंट है मेरा ये, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी हो जाएगी मेरी? जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा मेरा वो कितना निकलेगा? mgh। अब आपको h निकालना है। अब आप h कैसे निकालोगे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही। अगर ये झूले की लेंथ l थी, आप एक बात बताओ मुझे, ये लेंथ भी तो पूरी l है कि नहीं? ये लेंथ पूरी l गिवन है आपको, ऑब्वियसली झूले की लेंथ तो वही रहेगी। तो ये l है, अगर इसके मैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात करूंगा आपसे तो ये कितना हो जाएगा? l cos 60 यानी l/2, यानी h की वैल्यू क्या हो जाएगी? h भी l/2 हो जाएगा।
तो मेरा HL/2 निकल के आ गया। मैं पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात कर दूंगा तो मेरा कितना निकल जाएगा, M इंटू जी इंटू L/2 यानी 3। तो यहाँ से सिंपल मेरा आंसर कितना आ गया, 1200 जूल यानी 1.2 किलो जूल। देखो इतना गेन हुआ होगा बच्ची की पोटेंशियल एनर्जी में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन से क्लियर हुआ होगा कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हम कहते किसको हैं। चलो बच्चों अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हाँ देखो बच्चों, अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है स्प्रिंग सिस्टम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक भी है, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा बच्चे स्प्रिंग के क्वेश्चन कभी कभी छोड़ देते हैं। मैं इसको रिकमेंड करूँगा कभी छोड़ना मत यार, बहुत ईजी टॉपिक होता है। देखो अभी मैं कुछ 2 बातें करूँगा आपसे और दोनों बातों से आपको स्प्रिंग एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला मैं लेता हूँ स्प्रिंग फोर्स को। एक पहले बात करेंगे स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, फिर स्प्रिंग में उस फोर्स के कारण लगने वाली एनर्जी क्या होती है। देखो बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। मान लो कि मेरे पास बच्चों एक स्प्रिंग रखा हुआ था इस तरीके से, ऐसा ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। ये स्प्रिंग रखा हुआ है, इसको मैं ऐसा बोल देता हूँ कि अनस्ट्रेस्ड कंडीशन में है, अनस्ट्रेस्ड या फिर नेचुरल कंडीशन है ये इसकी। अभी एज इट इज ऐसे ही रखा हुआ है, इसको अभी हमने छेड़ा नहीं है। अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि बच्चों तुमने क्या करा ना, इस पे कुछ एडिशनल फोर्स लगाया, कुछ तुमने इसके अंदर ऐसा फोर्स लगा दिया जिसके कारण अब जो ये बन गया ना स्प्रिंग, ये कुछ ऐसा बन गया। देखो ये हल्का सा खिंच गया, मतलब तुमने इसमें फोर्स लगाया और ऐसा खिंच खिंच के इतना लंबा हो गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये चीज़ तुमको क्लियर है कि यहाँ तक आ गया। तुमने इसको ना कुछ x डिस्टेंस तक स्ट्रेच कर दिया, ऐसा ये x डिस्टेंस तक तुमने इसको खींच दिया। अब मेरी एक बात का बच्चों तुम आंसर करो, तुम मुझे खुद बताओ, अगर मैं कभी भी तुम्हारा हाथ को खींचूं पकड़ के, तुम्हारे हाथ को अगर मैं खींचूं तो तुम्हारा कंधा जो है, शोल्डर है जो तुम्हारा, वो अंदर से उस पर रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ताकि तुम्हारा हाथ टूटे ना। तुम समझ रहे हो? अगर मैं इसको खींचूंगा यहाँ से, बहुत प्यार से देखो इस चीज को, अगर मैं इसको खींच रहा हूं, कभी भी खींचूंगा इसको, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो स्प्रिंग के अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी स्प्रिंग की, वो इस डायरेक्शन में काम कर रही होगी? इसको एफ ऑफ रीस्टोरिंग बोलूंगा या फिर स्प्रिंग फोर्स भी बोल दूंगा। ये ऐसा काम कर रहा होगा ना, एग्जैक्टली कर रहा होगा। अगर मैं तुमसे यहीं पे उल्टी बात कर दूं कि एक स्प्रिंग था जिसको मैंने अंदर की तरफ फोर्स लगा के ऐसा छोटा सा कर दिया, फोर्स लगाया उसको मैंने कुछ डिस्टेंस ऐसा छोटा कर दिया इसके नेचुरल लेंथ से वाई डिस्टेंस, तो बच्चों जिसके अंदर का रेजिस्टिंग फोर्स होगा वो कुछ इस तरह काम कर रहा होगा, ये बाहर खींच रहा होगा स्प्रिंग को। तो तुम्हें ये दिखा कि जो स्प्रिंग फोर्स का जो नेचर होता है ना, स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो रेजिस्टिंग फोर्स होता है बच्चों। रेजिस्टिंग फोर्स जितना हमने अप्लाई करा है उसके नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो हमको समझ आ रहा है कि नेगेटिव होता है यार, नेगेटिव होता है वो फोर्स, क्योंकि ऑब्वियसली तुमको दिख रहा है वो रेजिस्टिंग हो रहा है। रेजिस्टिंग नेचर का फोर्स, जैसे कि अगर मैं फ्रिक्शन की बात करता हूँ, दैट इज ऑल्सो अ रेजिस्टिंग फोर्स। तो अब इसका क्या मीनिंग है? एक टर्म होता है, इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। कि अब जब रेजिस्टिंग फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स की, तो उसे हम कहते हैं माइनस के एक्स बच्चों, ठीक है। ये स्प्रिंग फोर्स होता है। अब जो के की यूनिट होती है, के की यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है जनरली, बट न्यूटन पर सेंटीमीटर है तो तुम एक्स को भी सेंटीमीटर लोगे, तो वो तुम्हें यूनिट का खेल पता है कैसे कैसे होगा। अब बच्चों देखने की बात ये तो चलो मैंने तुम्हें बता दिया, ये स्प्रिंग फोर्स है। ये नेगेटिव क्यों आए ये भी मैंने बताया, रेजिस्टिंग नेचर की वजह से। अब जो टॉपिक मेरा निकल के आता है बच्चों वो है एनर्जी, स्प्रिंग की एनर्जी। बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूजिंग तरीके से पढ़ाते हैं। देखो स्प्रिंग एनर्जी यार कुछ भी अलग नहीं होता, जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है ना जो, वो यार कुछ भी नहीं है, ऐसा माइनस का के एक्स डी एक्स करो और इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक का इंटीग्रेशन कर दो। याद रखना किसको कहते हैं स्प्रिंग एनर्जी। अब देखो इसको जब मैं क्वेश्चन में तुम्हारे इस्तेमाल करूंगा कितने प्यार से करूंगा, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें बताया, अब मैं तुम्हें इसका क्वेश्चन में इस्तेमाल दिखाता हूँ। देखो एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, नीट में आया क्वेश्चन है, मैं करवाता हूँ। एक बॉल है बच्चों, उसको हमने, देखो पहले मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ऐसा एक प्लेटफॉर्म था मेरा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग लटकी हुई है, अपने नेचुरल स्टेट में है, स्प्रिंग में बिल्कुल भी मासलेस स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग में अगर मास नहीं है तो वो अपनी वेट की वजह से दबेगी भी नहीं, नॉर्मली इसी स्टेट में रहेगी। हमने एक बॉल को छोड़ा, उस बॉल की हाइट कुछ h थी, हमने एक बॉल को यहाँ से छोड़ा और ये स्प्रिंग है, नेचुरल है, ठीक है। अब स्प्रिंग में ऑलरेडी ये के गिवन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब ये बॉल नीचे टकराई तो स्प्रिंग का जो हाल हो गया वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो ये स्प्रिंग थोड़ी सी अंदर कंप्रेस हो जाएगी और
ये जो तुम्हारा कंपार्टमेंट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं तुमसे बात करूं, इतना डिस्टेंस और जो स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन आया वो उसको मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है। ये मैंने तुमसे सिंपल सी बात करी। तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा है तुमसे कि के की वैल्यू क्या होगी, तुमसे सिंपल पूछा है के की वैल्यू क्या होगी, तुम्हें ये गिवन है कि एक्स कंप्रेस करी है स्प्रिंग हमारी। देखो अब कैसे करना है। ये तुम्हें क्या दिख रहा है, मैंने तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम बताई थी, एक वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने क्या बताया था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। देखो कंफ्यूज मत होना, ये बॉल में अब तुम खुद देखो, बॉल में mg नीचे काम कर रहा है और बॉल आ भी नीचे रही है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन भी यही है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, mgh। ये तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां तक का था। उसके बाद बॉल इतना डिस्टेंस और कवर करी है, x डिस्टेंस और, यानी प्लस mgx। तो ये तो निकाल दिया हमने वर्क डन बाय ग्रेविटी। मैं यहां लिख देता हूं ग्रेविटी वाला वर्क है ये, ठीक है। अब बच्चों ग्रेविटी के कारण निकाल लिया। अब और कोई फोर्स लग रहा है क्या यहाँ पे, अब देखते हैं किसके और क्या फोर्स लग रहा है। क्या रेजिस्टिंग फोर्स है, नहीं। अब क्या लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के कारण लगने वाली जो एनर्जी होगी यानी स्प्रिंग एनर्जी, वर्क डन बाय स्प्रिंग। वर्क डन बाय स्प्रिंग मैंने आपको क्या बताया था, किसे कहते हैं, के माइनस के एक्स डी एक्स, एक्स आई से लेके एफ एक्स एफ तक। बच्चों अब यहां पे ध्यान से देखो क्वेश्चन को करना कैसे है। माइनस के एक्स डी एक्स आपको बताया गया था, एक्स आई से लेके एक्स एफ तक। इनिशियल पोजीशन क्या थी बच्चों स्प्रिंग की, जीरो थी। ऑब्वियसली आपको देख के समझ आ रहा है जीरो थी, क्योंकि वो स्प्रिंग इलोंगेट नहीं हुई थी। नेचुरल लेंथ को जीरो लेते हैं। अब वो इलोंगेट होकर कहां तक आ गई, एक्स तक आ गई, यानी स्प्रिंग ने एक्स का अपना इलोंगेशन कह रहा हूं, कंप्रेशन, एक्स का कंप्रेशन झेला होगा बच्चों स्प्रिंग ने। क्या मैं सही कह रहा हूं, इतना झेला होगा। तुम कहोगे हाँ भैया सही कह रहे हो। इसका मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर निकला कि नहीं निकला, इसको उठा के यहां पुट कर दो। तो क्या मैं लिख सकता हूं माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। फीलिंग समझो बच्चों, फीलिंग बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये कोई रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन नीट प्रीवियस ईयर में देखोगे बहुत मिलेंगे। ये जो मैंने चीज निकाली है, ये क्या निकाली है, ये है मेरी स्प्रिंग एनर्जी, ठीक है बच्चों, स्प्रिंग की लिख दी। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस तो हो गया। अभी क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों ये जो बॉल थी जब ये फाइनल स्टेट में आ गई, यहाँ पे फाइनल स्टेट में इसकी क्या वेलोसिटी थी, जीरो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, जीरो। इनिशियली जब छोड़ी थी तो भी तो रेस्ट से छोड़ी थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो गई, जीरो। ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने लिख दिया, ये डेल्टा काइनेटिक एनर्जी है बच्चों। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व तुम्हें करके बताऊं, अब ये तो तुम कर ही लोगे, mg h प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 2, क्या ये निकल गई के की वैल्यू। तुम देख पा रहे हो कितना इजी क्वेश्चन था ये। अगर तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे से क्लियर है तो तुम यार किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर लोगे, तुम्हें ना बॉदर भी नहीं करेगा क्वेश्चन, एक बिल्कुल एक पैसे का बॉदर नहीं करेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें यार एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आज का, ताकि तुम्हें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाए। देखो एक क्वेश्चन है जिसके अंदर बोला गया है कि एक स्प्रिंग रखी हुई है, ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक स्प्रिंग रखी हुई है अपने नेचुरल स्टेट में, ठीक है बच्चों। इस स्प्रिंग से एक हमारा मास अटैच्ड है, 4 kg का मास है ये। मैंने क्या करा ना, इसको एक फोर्स दिया यहां से 10 न्यूटन का बच्चों। इस मास पे मैंने एक फोर्स दिया है अलग से 10 न्यूटन का, और ये जो ओवरऑल ट्रेवल करा है ना ये ब्लॉक, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है बच्चों, वो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा है क्वेश्चन के हिसाब से 0.5 मीटर। जो स्प्रिंग कांस्टेंट तुमको गिवन है वो 24 न्यूटन पर मीटर गिवन है। चलो ये तो रही बात गिवन की। अब तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तुम्हें बोला है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यानी फ्रिक्शन के कारण लगने वाला वर्क हमको नहीं लेना, एक चीज अच्छी हो गई हमारे लिए। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुम्हें स्पीड बतानी है अपने इसके फाइनल पोजीशन पे। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है। अब इसका जो फाइनल पोजीशन होगा वो मैं बता देता हूँ एक बार तुमको बना के, कुछ इस तरह से होगा ऐसा। ये जो स्प्रिंग होगी ऑब्वियसली इसमें इलोंगेशन आएगा ये, और ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कराए तो ब्लॉक यहाँ पे होगा, और इस पे वो फोर्स लगी रहा है यहाँ पे, और इसने कुछ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा यहाँ से यहाँ तक, एक्स की वैल्यू 0.5 गिवन है बच्चों। अब मेरी बात का एक तुम आंसर करो, इस पे स्प्रिंग फोर्स होगा वो ऑब्वियसली नेगेटिव डायरेक्शन में काम करेगा। ये हो गया स्प्रिंग फोर्स, यानी जो स्प्रिंग फोर्स है वो नेगेटिव। तो तुम्हें समझ आ रहा है वो चीज मैंने ऊपर जो बताई थी। अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का समय आ गया। वर्क एनर्जी थ्योरम हमको क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। बच्चों ग्रेविटेशन के कारण कुछ वर्क हो रहा है, वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशन लिख देते हैं पहले, फिर वर्क डन बाय स्प्रिंग लिख देते हैं, फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिख देते हैं, जो भी होगा।
जो भी गिवन होगा इज इक्वल टू नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो ये तो आसान सी बात है। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की आगे। देखो बच्चों, वर्क डन बाय ग्रेविटी तो जीरो है, क्योंकि ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ट्रेवल कर रहा है, तो इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं है, हाइट डिफरेंस नहीं है। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग, मैंने तुम्हें बताया था वर्क डन बाय स्प्रिंग कुछ नहीं माइनस के एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स आई से लेके एक्स एफ तक। इनिशियली ये स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन था, नहीं था बच्चों, सीधा जीरो। फाइनली स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन आया, हाँ बच्चों इलोंगेशन आया है, एक्स आया है इलोंगेशन, एक्स इधर लिखो एक्स, इतना इलोंगेशन आया, ये स्प्रिंग का वर्क लिख दिया प्लस, ये प्लस ऊपर हो गया थोड़ा प्लस। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, अब एक्सटर्नल में कोई रेजिस्टेंस फोर्स तो है नहीं, तुम बोलोगे भैया नहीं है, इसका मतलब हाँ रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है, बट 10 न्यूटन की तो फोर्स लग रही है बच्चों, फोर्स भी ऐसे इस डायरेक्शन में लग रही है, और बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कर रही है, इसका मतलब इसके कारण जो वर्क होगा वो मेरा पॉजिटिव होगा, यानी 10 इंटू एक्स, ये आया मेरा वर्क डन इसके कारण। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो बॉडी क्वेश्चन में गिवन है इनिशियली ये बॉडी रेस्ट से, मैं वाइट से लिखता हूँ उसको, रुको अब ये क्योंकि क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ना इसलिए, ये रेस्ट से स्टार्ट करी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी कुछ वेलोसिटी है जो हमें फाइंड आउट करनी है कि कितनी वेलोसिटी है। बच्चों इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसमें कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी है, रेस्ट से स्टार्ट हुई तो जीरो। आई होप तुमको ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है, हो गया होगा मुझे पता है। तो ये कितना है 10, एक्स कितना गिवन था यहाँ पे 0.5, तो 0.5 इज इक्वल टू हाफ, मास कितना गिवन है 4 kg, तो 4 इंटू वी स्क्वायर प्लस, ये ऑब्वियसली उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू उठा के डाल देना इसमें, कितनी दी है 0.5 दी है वही, तो ये कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 5 इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर से लिख देता हूँ सीधा 2v स्क्वायर प्लस के कितना गिवन है बच्चों 24, 24/2 इंटू एक्स वही 0.5 इंटू 0.5, तो अल्टीमेटली जो मेरी वेलोसिटी निकल के आ रही है वो आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड। तुम देख रहे हो बच्चों कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है, हमें अगर वर्क एनर्जी थ्योरम में पकड़ अच्छे से है तो हम किसी भी तरीके का क्वेश्चन बच्चों कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं बचेगी, ठीक है। आई होप तुमको ये चीज समझ आई होगी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। ये थी हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम की बात, मैंने तुम्हें बता दिया ग्रेविटेशन एनर्जी क्या होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सेम चीज होती है दोनों। और अब बात कर लेता हूँ मैं तुमसे थोड़ा सा मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। देखो अलग से बताने की जरूरत है नहीं, वैसे मैकेनिकल एनर्जी जो मेरी होती है ना यार, वो वही होती है टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी मेरी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और अगर मैं तुमसे टोटल एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी में सारी आ जाती हैं, स्प्रिंग की हो गई और जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स है उनकी हो गई वो सब। तो मैकेनिकल के अंदर सिर्फ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है। तो ऑब्वियसली तुमने एक एनसीईआरटी में ग्राफ भी देखा होगा, एनसीईआरटी तो देखो पढ़ना बहुत मैंडेटरी चीज़ है, हम भी सब चीज़ एनसीईआरटी से ही उठा के बताते हैं। देखो तुमने ग्राफ देखा होगा, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, एनर्जी वर्सेस, ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्वियसली नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो तुमने ग्राफ ऐसा बना हुआ देखा होगा जो कि यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ऐसी कोई एक रेफरेंस लाइन है, अगर ये कुछ हाइट की बात करें तो ये यहाँ से स्टार्ट करता है, इस तरीके से कर्वेचर हुआ इसका कुछ ऐसा ये, और यहाँ से स्टार्ट करता है कुछ इस तरह से, ठीक है बच्चों, ये चीज तुमने देखी होगी। तो ये जो होता है मेरा यार, ये एनर्जी, ये मेरी टोटल एनर्जी है, हमेशा देखो ये जो टोटल क्या, और कोई अगर इसमें एनर्जी नहीं लग रही तो अभी के लिए मैं सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी बोलता हूँ उसको। बच्चों जो मेरी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो तो कंजर्व है ना, तुम खुद बताओ, अगर एक बॉडी ने यहाँ से मोशन स्टार्ट करा कुछ यू वेलोसिटी से और जैसे जैसे वो ऊपर जा रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ भी तो रही है, यानी इनका जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट है कि नहीं है। तो यही बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यानी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ये ले रहा हूँ, एनर्जी ये ले रहा हूँ, बॉडी जैसे जैसे ऊपर जाती जा रही है बॉडी की क्या चीज़ बढ़ रही है, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। देखो पोटेंशियल एनर्जी दिखाई है बढ़ती हुई, बॉडी जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रही है बच्चों, जैसे जैसे बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है वैसे वैसे उसमें काइनेटिक का है। आई होप तुमको एक ग्राफ समझ आया होगा, ठीक है। अब ये एज इट इज उठ के आ जाता है पेपर में कि वो ग्राफ मैच करो और ऐसा कुछ भी, तो तुम कर लोगे। मैंने तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत अच्छे से बताई दी है, ठीक है। अब मैं तुमसे आगे बात कर लेता हूँ एक छोटा सा टॉपिक पावर की, फिर आज का हमारा कोटा पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब पावर की बात करते हैं। देखो बच्चों पावर क्या होता है, सिंपल तुमने वही पढ़ा होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अरे यार मैं वो तुम्हें आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस बताना भूल गया, वो भी अभी बताऊंगा तुमको।
5 मिनट का ही है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बाकी जब मैं तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा बहुत डिटेल्ड में वो उसमें। तो देखो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है पावर, ये तुम्हें बात पता है, ठीक है। अब देखो यार इसमें क्या चीज़ है, हमें पावर में पढ़ना क्या है मेन चीज़। अब ये देखो समझो चीज़ों को, पावर में तुम्हें कुछ नहीं, बेसिक सी ये बात ध्यान रखनी है, वही जो अभी बात करी थी, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट वॉट होती है। अगर तुम्हें ये हॉर्स पावर में गिवन हो तो 1 हॉर्स पावर को 746 वॉट कह देते हैं, ठीक है। ये सब देखो छोटी छोटी सी चीज़ें, ये सब तुम्हें ये लिख तो दूँ वॉट, ये सब छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, ऐसा गिवन होता है। अब देखो, अब जब मैं तुमसे बात करूँ रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, तो जो पावर होता है वो ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी है, उसको लिखते हैं बच्चों F.V, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अब कभी भी जैसे तुमने वर्क को निकाला था ना बच्चों, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, जितने भी प्रिंसिपल तुमने वर्क में लगाए थे वही सारे प्रिंसिपल सेम एज इट इज तुमको पावर में भी यूज करने, इसलिए पावर को अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं। तुम जब क्वेश्चन करोगे तुमसे हो जाएंगे सब क्वेश्चन। देखो इसमें मेन चीज क्या है पावर की, तुमने एक टर्म का नाम सुना होगा, किलो वॉट आर। घर में भी अपने होता है ना, कितने यूनिट पावर खाई है हमारे मीटर में लिखा आता है, ये इसको 1 किलोवाट आर के फॉर्म में बोला जाता है। तो उसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, देखो तुम्हें पता है जो पावर होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये चीज होती है पावर, ठीक है। अब वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। टाइम टेकन कितना होता है, जनरली सेकंड में लेते हैं। पावर कितनी होती है, वॉट। अरे बच्चों अगर मैं वॉट सेकंड की बात करूं तो वो जूल निकल के आ रहा है कि नहीं। अगर इसी को मैं एक्सटेंड कर दूं, यानी मैं वॉट को किलो वॉट में लिख दूं और सेकंड को आर में कन्वर्ट कर दूं, तो वो यहाँ पे देख रहे हो ना, वो 1 किलोवाट आर किस चीज़ की यूनिट है। तो अगर मैं यहाँ पे तुमसे समझाना चाहूँ ये किस चीज़ की यूनिट होती है बच्चों, ये मेरी एनर्जी कंजम्पशन की यूनिट होती है ये, ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन। अब देखो निकालेंगे कैसे, ये तुम्हें पता है 1 जूल की वैल्यू होती है 1 वॉट सेकेंड। अब देखो अगर मैं यहाँ पे किलोवाट वगैरह में इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, तुम्हें पता है यहाँ पे 1 किलोवाट के अंदर 1000 वॉट होते हैं, यानी 1 वॉट में 1/1000 किलोवाट हुए। यहीं अगर मैं बात करूं तुमसे बच्चों 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, यानी 1 सेकेंड की बात करूं तो 1/3600 आवर हो गए। बच्चों अगर मैं ये दोनों वैल्यूज उठा के एज इट इज उठा के मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन में डाल दूं तो जो मेरा 1 जूल निकल के आता है यहां से वो कितना आ रहा है, 1 वॉट कितना है, 1/1000 इंटू 1/3600 किलोवाट आवर। ये आया कि नहीं आया, मुझे एक बात बताओ, तुम ठीक से बताओ आया कि नहीं आया, तुम्हें समझ आ रहा होगा ये। यानी अगर मैं इसको उधर ले गया पूरा, यानी 3600 इंटू 1000 जूल बराबर आएगा 1 किलोवाट आर के, यानी 3.6 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 1 किलोवाट आर। इसका तुम्हें क्वेश्चन में यूज भर भर के दिखेगा, ठीक है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, बिल्कुल भर के मिलेगा क्वेश्चन में इसका यूज। करा कैसे कन्वर्ट, ये तुम्हें दिख गया, ये चीज याद कर लोगे तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पावर की जनरली 3 ही यूनिट्स पेपर में दी होती हैं। एक तो वॉट, तो देखो सब पूरी दुनिया को पता है, एक हॉर्स पावर गिवन होगा जो तुम्हें याद रखनी है, और तीसरी जो तुम्हारी चीज होती है वो है तुम्हारी किलोवाट आवर, ठीक है बच्चों। अब इसके रिगार्डिंग सब क्वेश्चन तुम कर लोगे, जो भी दिया है, जैसे वर्क कर रहा था वैसे ये कर लोगे। अब एनर्जी मास इक्विवेलेंस की बात कर लेते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन सर ने जो दिया था। देखो एक इन्होंने ये, मैं सिंपल तो नहीं कहूँगा यार इस टॉपिक को, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी शॉर्ट में अगर तुम्हें बताऊँ, E=mc², तुमने पढ़ा होगा इसको। ये देखो क्या कहता है ना, इनका कहने का मैं तुम्हें सिंपल सा, सबसे सिंपल और लॉजिकल मीनिंग बताऊँ ना, तो इन्होंने कहा था जो हमारा बच्चों मास होता है ना, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब तुम सोचोगे कि यार तुम्हारा भी तो कुछ मास है, अभी मैं इतनी बॉडीज की बात करता हूँ, इतनी सारी बॉडीज हैं जो 60 kg का मास है, जिसका अगर मैं उसकी एनर्जी कन्वर्ट करना चाहूँ, नहीं होता है ना, किसी किसी बच्चे का दिमाग चलता है, वो सोचेगा कि मैं 60 kg की मास को अगर मैं एनर्जी में कन्वर्ट करूँगा तो मेरी कितनी एनर्जी निकल जाएगी, 60 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, यानी कितनी ज़्यादा एनर्जी निकल के आ रही है। देखो बच्चों वो कंप्लीटली एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं मजे के लिए, ऐसा करिकुलम का पार्ट नहीं है, फॉर फन मैं अलग से वीडियो डालूंगा E=mc² को बहुत ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन करते हुए। चैनल पे हमारे ये सब वीडियोस भी आएंगी जिसके अंदर इन्हीं सब इक्वेशंस को हम देखेंगे खोल के एकदम कि कितना आगे तक जाता है। बट ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको मैं बोलूँगा ये पार्शियली इनकरेक्ट है।
अभी के लिए इस वीडियो में डिस्कस करना कि क्यों इनकरेक्ट है वो थोड़ा गलत होगा, बट मैं इतना बता देता हूँ पार्शियली इनकरेक्ट है। जनरली जो हम बात करते हैं E इक्वल टू एम सी स्क्वायर की, तुम लोगों के कोर्स के हिसाब से जो हम बात करते हैं ना बच्चों, ये मास डिफेक्ट की बात करते हैं ये हम, जो कि मैं मॉडर्न फिजिक्स में तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। अब मास डिफेक्ट क्या होता है इसकी बात भी हम मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे। तो सिंपली इसका क्वेश्चन तुमको नीट में 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, 1 और 2 क्वेश्चन। सीधा क्वेश्चन है, कुछ मास गिवन होगा, उसको पूछेगा एनर्जी कितनी कन्वर्ट करेगा वो, तो तुम्हें मास को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, तुम्हारा आंसर निकल आएगा। 1 या 2 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं बच्चों, ठीक है। तो आई होप तुमको ये छोटी सी चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। अब मैं तुमसे यार एक थोड़ा सा ऐसा टॉपिक ले लेता हूँ, थोड़ा बायो वालों के लिए अच्छा सा इनको समझ आता है, बायो वाले बच्चों को थोड़ा, इसलिए मैं उठा लेता हूँ। तुमने देखा होगा जनरली अपना हार्ट होता है, उसके अंदर भी कुछ प्रेशर होता है, अपना ब्लड प्रेशर भी कुछ होता है। तो यार अगर उसमें पूछ ले कि अपना हार्ट काम कितना करता है, ये मान लो दिल है हमारा, यार बायो वाले बच्चे बुरा मान जाएंगे अगर ऐसा मैंने दिल बना दिया अजीब सा, लेकिन कोशिश करते हैं। वो लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल है, पूरा दिल बना दिया ऐसा मैंने डब्बे के अंदर। अब ऑब्वियसली कुछ रेट से पंप करता होगा, ठीक है। हालांकि मैं इसका एक क्वेश्चन कल करवाऊंगा, बट तुम्हें हिंट देता हूँ अभी किस तरीके से वर्कआउट करता है ये हमारा वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन। अपने नॉर्मल लाइफ में भी हमारा हार्ट किसी रेट से किसी कुछ पावर जनरेट करता है ना, ये पावर जनरेट करता कह रहा हूँ, सॉरी, कुछ पावर लेता है ना ये। अरे बच्चों जब ये हमारा हार्ट जब पंप कर रहा है तो कुछ तो पावर लेता होगा ये। दुनिया का हर पंप किसी ना किसी तरीके की पावर लेता है। अरे बच्चों तुम्हारे घर में जो मोटर लगी रहती है ना, वो भी तो बिजली खाती है, वो भी तो बिजली खा के तुम्हें पानी दे रही है। तो ये कुछ पावर लेता होगा ना, तो कितनी पावर लेता है, कितना वर्क कर रहा होगा, तो मेरी बात का यकीन मानना, वर्क को ना मैं तुम्हें फ्लूइड मैकेनिक्स में ये चीज़ पढ़ाऊंगा। देखो सब चीज़ें दुनिया में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, सब चीज़ें, बट कुछ बच्चे प्रीवियस ईयर करेंगे वो अटके ना, इसलिए बताता हूँ। जो वर्क होता है ना वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। वर्क की वैल्यू पीवी होती है। देखो ये सेम चीज़ मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, ये सेम चीज़ मैं तुम्हें थर्मोडायनामिक्स में भी बताऊंगा, और थर्मो से पहले ये चीज़ तुमको फ्लूइड मैकेनिक्स में मिल जाएगी। दोनों में रिपीट करूंगा। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है तुम्हारा वर्क डन। अब वर्क डन प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होता है वो अलग अलग कंडीशन, कभी आइसोबारिक के अंदर क्या होगा, आइसोथर्मल में क्या होगा, वो सब कंप्लीटली थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है। बट अभी के लिए जिन लोगों को क्वेश्चन कोई मिले ऐसा, तो उसमें प्रेशर इनटू वॉल्यूम लगा देना, तुम्हारा वर्क निकल के आ जाएगा। और अच्छा हाँ, प्रेशर की यूनिट क्या होती है वो भी मैं बता दूं तुमको। जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन होता है ना बच्चों, वो 10⁵ पास्कल होता है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 1 बार के बराबर होता है, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूं। जब भी हम बात करते हैं बच्चों प्रेशर की, 76 mm ऑफ Hg की फॉर्म में अगर मान लो कभी प्रेशर गिवन है, अब देखो 76 mm ऑफ Hg ऐसा भी प्रेशर गिवन होता है बच्चों, ये प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। तुम्हें मैं अभी एक मोटी मोटी बात बता देता हूं। प्रेशर को रो जी एच भी कहते हैं, ठीक है। रो डेंसिटी होती है, जी तुम्हारी ग्रेविटी होती है, एच होती है हाइट। तो ये जो 76 mm दिया हुआ है ना, ये हाइट गिवन है एच। और रो किसका लेना है, रो बच्चों ये जो मटेरियल गिवन है एच जी, उसका लेना है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, रो ऑफ एच जी होता है 13600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये तुम्हें गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, ये तुम्हें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जनरली याद रखते हैं बच्चे। वैसे ही जो रो ऑफ H2 होता है वो भी 1000 होता है, ये तुम्हें पता होगा, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो अब जब अल्टीमेटली मैं बात करूं तुमसे प्रेशर की, तो जो ये तो तुम कर लोगे पास्कल वगैरह, जनरली ये जो तुम पास्कल लोगे, ये जो प्रेशर लोगे पास्कल के फॉर्म में लोगे, और जो वॉल्यूम लोगे वो मीटर क्यूब की फॉर्म में लोगे, तभी जो तुम्हारा आंसर आएगा वो जूल आएगा, ठीक है। ये तो तुमने बात कर ली। बट अगर कभी इस फॉर्म में दिया 76 mm ऑफ Hg जैसा, तो इसमें क्या करना है, प्रेशर कैसे निकालेंगे हम, रो कितना है, रो डेंसिटी Hg की 13600 इंटू जी कितना होता है, 9.8 के बराबर होता है, लमसम 9.81 होता है, ठीक है, लमसम 9.81 के बराबर होता है, इंटू एच कितना गिवन है बच्चों तुमको, 76 mm, यानी 76/1000। अब ये क्या यूनिट आएगी मेरी बच्चों, ये यूनिट आएगी मेरी पास्कल। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें, रुको मैंने हाथ में कैलकुलेटर ले रखा है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको, तो मेरा आंसर निकल के आ रहा है 10139.616 पास्कल। तो लगभग ये जो मेरा निकल के आ रहा है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ रहा है बच्चों, ठीक है।
ये बातें आपको छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके से ध्यान में रखनी है। अगर आपने इन सब चीज़ों को स्किप कर दिया तो आपसे यार क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बाद में जब नहीं हो पाता क्वेश्चन, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कैसे क्या कन्वर्ट करना है। कभी ऐसे हर्ट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो अब आप कर लोगे। वैसे भी ये सब चीज़ें मैं थर्मो में भी बताऊंगा, तो टेंशन की बात नहीं है अगर यहाँ नहीं समझ आया। बट ये याद रखना कि वर्क जो प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है उसमें प्रेशर होता है पास्कल में, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में। तो चलो आज का हम डिस्कशन खत्म करते हैं यहाँ पे। कल हम स्टार्ट करेंगे बच्चों कोलिजन से। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करो वीडियो को हर जगह पे। और हाँ, कल मिलते हैं आपसे सेम टॉपिक के साथ अपने आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। चलो टिल द नेक्स्ट टाइम गाइस, पीस आउट।